तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 7। ठीक है। और चैप्टर का नाम है अशोक। नाम तो सुना ही होगा ना। शाहरुख खान पे एक फिल्म भी आई है सम्राट अशोक, उन्हीं के ऊपर फिल्म भी बनाई शाहरुख खान, और नाम तो सुना ही होगा, उन्हीं का डायलॉग है। तो अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप क्लास 6 के बच्चे हो, सब के काम में आएगा एनसीईआरटी का बुक। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एनसीईआरटी का बुक जब भी आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, तो कभी भी एग्जाम में धोखा नहीं खाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है, यह आपको केवल बेस मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा सीखने के नहीं, ज़्यादा आपका बेस मजबूत हो रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। एंड किसी भी चैप्टर का जो नाम होता है, यहाँ पे 40% चीज़ें हमको समझ में आती हैं, 40% ज्ञान उसके चैप्टर में ही, चैप्टर का जो नाम होता है उसी में छिपा होता है। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। मतलब कि अशोक नाम का कोई सम्राट है जिसमें काफ़ी खास बातें हैं, कुछ स्पेशल बातें हैं, जो युद्ध का त्याग कर दिया था। यानी कि वो और कभी युद्ध नहीं करेगा। इससे हम लोग को पता चलेगा कि, मतलब पता चलता है कि हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देख लीजिए, रोशनी जी पूरे जोरदार तरीके से सलामी ठोक रही हैं। अब देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं रोशनी जी। चलिए रोशनी का बात सुनते हैं। तो यहाँ पे रोशनी के रुपये। जन्मदिन पर रोशनी मैंने बोल दिया, रोशन नाम है। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने, उनके जो दादाजी हैं, बाबा जिसको बोलते हैं आप लोग, या आजा, दादाजी ने कड़क एकदम कड़कड़िया नोट दिया, करेंसी नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था। क्या खरीदना चाह रही थी? सीडी। लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। बचपन के समय हम में भी अगर कड़कड़िया नोट मिलता था ना, 100 का, चाहे 10 का, चाहे 50 का, चाहे 5 का, तो हम लोग रख लेते थे जेब में, यार इसको नहीं खर्च करेंगे ना। तो वो छू कर महसूस कर रही थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था। और पीके फिल्म में जैसा कि बोला गया है कि ये बूढ़ा आदमी का फोटो जो है चलिए कोई बात नहीं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो गांधी जी का फोटो चिपका हुआ था, मुस्कुराते हुए चेहरा। ठीक है, और बाईं तरफ छोटे से शेर चित्रित थे, छोटा सा एक शेर छपा हुआ था। उनसे सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हैं? रोशन ने सोचा, ये रोशनी बच्ची सोच रही है कि आखिर ये शेर क्यों छपे हैं भाई। चलो मान लिया कि गांधी जी हम लोग के राष्ट्रपिता हैं, लेकिन ये शेर की क्या कहानी है? तो आइए जानते हैं। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि शेर का क्या कहानी है और सम्राट अशोक से ये कैसे जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, टॉपिक नंबर 1 है हमारा। इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज्य, जिसको हम लोग एक साम्राज्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, राज्य छोटा हो गया, साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया। जैसे कि राजा छोटा हो गया, सम्राट बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम क्या बोल रहा है, हम जिन शेरों के चित्र रुपये अपने पैसों में देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। कैसा इतिहास है? बहुत ही लंबा इतिहास है। उतना भी लंबा नहीं, लेकिन लंबा है। इतना लंबा है कि उन्हें हम लोग पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा किताब है उसके ऊपर। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने कक्षा 6 में पढ़ा, हमने पढ़ा था अशोक के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था सम्राट अशोक के बारे में, जो मगध के सम्राट थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। कौन थे? पोता। हम लोग क्या बोलते हैं पोता के लिए? नाती ना, एक ठेठ भाषा का शब्द है। तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि
उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था? जो सम्राट अशोक का राज्य था उसे राज्य न कहकर साम्राज्य कहा जाता था। ये देखिए, सम्राट अशोक के समय यह बनाया गया था। आज भी यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अशोक स्तंभ में स्थित है। शायद वाराणसी है, मुझे एग्जैक्ट स्थान मालूम नहीं है, अभी अगर बुक में लिखा होगा तो पढ़ लेंगे। तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोग कभी जाइएगा या फिर मैं कभी जाऊंगा तो आप लोग को वीडियो दूंगा, जाइएगा तो देखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर, मतलब कि अशोक ने कहा कि इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले हम जाने हैं कि अभिलेखों का क्या महत्व है, समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। आखिर सम्राट अशोक का जो राज्य था उसे साम्राज्य क्यों कहा जाता था भाई? तो आइए जानते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर रहते थे या राज करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले कर दी थी। कितना साल पहले? 2300 साल पहले। मतलब उनके बाद नहीं, उनके बाद तो केवल 200 साल ही होता होगा या 150 साल अपने दादा के समय का। ये बोल रहे हैं कहाँ पे? तो ये अभी का समय से 2300 साल पीछे की बात कर रहे हैं। इनका इतना इतिहास है। चाणक्य या कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य ने कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में दिए हैं और मैं अक्सर आपको चाणक्य नीति की वीडियोस देता रहता हूँ, ठीक है। तो उसी चाणक्य की बात हो रही है। चाणक्य उनके मंत्री थे और उनके गुरु भी थे। उन्होंने वह राज्य धननंद से जीत कर दिलाया था। धननंद जो कि नंद वंश का अंतिम सम्राट था, ठीक है। अब वंश क्या होता है तो जान लेते हैं। वंश जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले हम बने, अब मेरा पुत्र बनेगा, फिर मेरा पोता बनेगा, फिर परपोता बनेगा, इसी तरह लगातार चलता रहता है। तो एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कितने महत्वपूर्ण राजा हुए? 3। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त पिता का नाम, उसके बेटा का नाम बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा का नाम अशोक, ठीक है। याद रह जाएगा और नहीं तो नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। जो उनका राज्य था उसमें बहुत से शहर थे। नगर मतलब शहर होता है। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो पाटलिपुत्र, अभी हम लोग बोल सकते हैं कि पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था, ठीक है। पाटलिपुत्र पुराना नाम था, अभी बदलकर पटना कर दिया गया है, जो कि बिहार की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला ये उस समय के प्रमुख जो हैं आपके क्या थे? कैपिटल थे, राजधानियाँ थी। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने माने मार्ग था। और ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय इतिहास का फेमस विश्वविद्यालय में से एक, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, और ये अभी है आपका पाकिस्तान में तक्षशिला, ठीक है। चाणक्य ने यहीं पे पढ़ाई की थी। बहुत सारे विदेशी आकर यहाँ पे पढ़ाई करते थे और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए। विदेशी भी भारत आके पढ़ते हैं, वैसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग भी जा रहे हैं विदेश। कोई बात नहीं, आना जाना करता रहना चाहिए, जहाँ मन करे यार वहाँ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, आने जाने का एक मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी थे वे सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। किसी भी शहर में जो है सरकारी अधिकारी रहता ही है जी, सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकरी करने वाले जो बोलिएगा, तो उस ज़माने में भी हुआ करते थे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से मौर्य साम्राज्य के बाहर थे? तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो लाल कलर से टिक किया गया है वहाँ पे मिला है, ठीक है। तो देख लेते हैं।
पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस पर जाएंगे। तो साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान, पशुपालक, गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? जंगलों से। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न लोग रहा करते होंगे। तो अलग अलग लोग क्या करते थे? भाषाएं बोलते थे। अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे। उस समय भी भाषा में विविधता था हमारे भारत में, और आज भी है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता ही है। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते हैं, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की ड्रेस पोशाक भी पहनते थे। तो बार बार लाइन हमारा अप डाउन कर रहा है ना, आता है जाता है, कोई बात नहीं, सबको आना जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं मानचित्र का मतलब। तो बोला क्या गया है कि जिन जगहों पे लाल बिंदुओं से दिखाया गया है ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, और उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए मानचित्र 5 में बोला गया है, मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। तो देखिए कहाँ कहाँ पे मिले हैं, लाल लाल यहाँ पे टिक लिखा गया है, संकेत को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कभी भी मानचित्र देखिएगा तो सबसे पहले संकेत को, और मानचित्र पे हमने स्पेशली 8 से 10 वीडियो बना चुके हैं कि मानचित्र को कैसे पढ़ा जाता है। अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, महत्वपूर्ण नगर, ठीक है। तो लाल वाला अभिलेख मिला है, और महत्वपूर्ण शहर जो है काला है। तो सबसे पहले शहर देखते हैं। उस समय में पाटलिपुत्र, ये था पटना। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में आता है, ये भी बहुत बड़ा शहर था। और तक्षशिला जो कि पाकिस्तान के अभी क्षेत्र में आता है, यह भी बहुत बड़ा शहर था, विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बीए एमए जितने भी पढ़ाई होते हैं, बीएड डीएलएड सारे वहीं पे होते हैं, पीएचडी वगैरह। देखिए कांधार से मिला है, कांधार अभी आपका पाकिस्तान में है। लंपाक भी, सॉरी, कांधार और लंपक ये दोनों अफगानिस्तान में हैं, और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान, भारत और कहाँ पे मिला है? 3 ही देश में ना मिला है जी, बांग्लादेश में तो नहीं मिला है। हाँ, 3 ही जगहों से मिला था अभिलेख। अब हम लोग जान लेते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे अलग है, यानी कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर होता है, आइए जानते हैं। देखिए, चूंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं, साम्राज्य जो है बड़ा होता है, यानी कि साम्राज्य एक प्रकार का देश हो गया, और राज्य तो राज्य, राज्य के मतलब साम्राज्य के अंतर कई राज्य होते हैं, ठीक है। कई राज्यों से मिलकर एक साम्राज्य निर्माण होता है। तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, राज्य छोटे होते हैं, साम्राज्य बड़ा होता है, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता होती थी। राजा हो गया छोटा, मतलब कि मुख्यमंत्री समझ लीजिए राजा को, और सम्राट, ठीक है, सम्राट हो गया आपका प्रधानमंत्री, यही समझ लीजिए एकदम। जो राज्य का मुख्य होता है उसे राजा, और जो साम्राज्य का मुख्य होता है उसे सम्राट। तो सम्राट अशोक बोलते हैं, राजा अशोक नहीं बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सम्राट अशोक। अब आगे देखते हैं। तो समझ गए, राज्य छोटा होता है, साम्राज्य बड़ा होता है। राज्य का जो मुख्य कर्मचारी होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि राज्य को जो संचालक करता है, शासक करता है, उसे राजा बोला जाता है, और साम्राज्य का संचालन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसी कारण इन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की जरूरत होती थी। अब चूंकि साम्राज्य और राज्य को चलाना है जी, उस समय भी राज्य और साम्राज्य चलते थे, तो सेम प्रोसेस था, जैसा अभी चलता है उस टाइम वैसे भी चलता था। थोड़ा बहुत हेरफेर हुआ है, अब कानून आ गए हैं, आगे कोई कानून जैसा लिखित कानून नहीं था। तो उस समय भी राज्य को चलाने के लिए टैक्स लिया जाता था, उसी को कर बोला जाता है, या लगान, जो बोलिएगा, नाम एक ही रहेगा, टैक्स, ठीक है। उस समय भी लिया जाता था। आगे केवल कृषि टैक्स, मतलब कुछ प्रमुख ही टैक्स थे, चुंगी कर हो गया, वैसे कर था, ठीक है। तो लेकिन अब जो है बहुत सारे टैक्स हो गए हैं, बस यही थोड़ा सा फॉर्म बदला है। आज और वर्तमान परिदृश्य और पीछे के परिदृश्य दोनों का तुलना करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, क्या था? बहुत बड़ा था, बहुत वाइड था, बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जहाँ का रहन सहन जैसा है, जहाँ की भाषा जैसी है, उसी के अकॉर्डिंग उस राज्य की जो है वहाँ पे भाषा वगैरह की जाती थी। अब आगे देखते हैं। तो पाटलिपुत्र और उसके
आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र यानी कि जहाँ पे दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली हो गया सेंट्रल, मतलब राजधानी जहाँ पे रहता है वहाँ पे डायरेक्टली अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो राजा के हाथ में जाता था आदेश। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहर के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा की अधिकारी की नियुक्ति करता था। राजा स्वयं अधिकारियों की नियुक्ति करता था जो जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते। ठीक है, यार बैटरी भी डाउन हो गया। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते, ये अधिकारी उनको सजा भी देते थे। ठीक है, तो उस समय भी न्यायालय कोर्ट जैसा कुछ कानून था। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक जो संदेश लाता था, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे, यानी कि पोस्टमैन की तरह, और राजा के जासूस के अधिकारी यानी कि सीबीआई की तरह कार्यकलाप कर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट का हाथ था। ठीक है, इन सब के ऊपर सम्राट का हाथ था, यानी कि सम्राट इन सभी की खबर लेते थे और सबसे हेड था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता में सब पर नियंत्रण रखता था। आगे देखते हैं तो बोला जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। पाटलिपुत्र से ही इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार, जो राजा के बेटे थे, उन राजकुमार को वहाँ राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था कि जाओ तुम वहाँ पे कार्यभार देखो। यार हम तो यहीं पे उलझ जाते हैं राजा लोग ना। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों का ही माना जाता था, तो जहाँ की जैसे रीति रिवाज होती है वैसा ही शासन चलता था। आगे देखते हैं तो बोला जा रहा है कि प्रदेश जितने भी थे, प्रादेशिक मतलब कि उस देश में रहने वाले प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, बड़े बड़े क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि क्या है, जो कि आने जाने यानी कि आवागमन आने जाने के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन मिलता और कर यानी कि टैक्स वगैरह मिलता, जो भी भेंट मिलता, वे रूप मिलते थे, भेंट के रूप में मिलते थे। ठीक है, भेंट के रूप में मिलते थे। अभी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को लगता है ना, जब हम लोग जाते हैं तो सेल टैक्स नहीं है, टोल टैक्स लगता है ना, बस उस समय चुंगी कर इसको बोला जाता था, आने जाने के लिए चुंगी कर। उसे इकट्ठा कर, उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो किसके लिए प्रसिद्ध था? सोने के लिए, और आज भी प्रसिद्ध है जी, कोलार, कर्नाटक वगैरह ना। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। नजराना हम लोग बोलते हैं कि नजराना क्या लाया है, नजराना दिखाने के लिए, मतलब कि वही हो गया आपका भेंट या फिर गिफ्ट, हम जिसे बोल सकते हैं, तोहफा बोल सकते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि नजराना क्या होता है। तो नजराना यह एक मतलब फारसी या उर्दू शब्द है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हिंदी का तो शब्द नहीं है पक्का। जहाँ कर नियम ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना नियमित रूप से भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे, जो अपने मन से देते थे, उन्हीं लोगों से लिया जाता था। ठीक है, जबरदस्ती नहीं लिया जाता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजधानी में सम्राट। राजधानी में सम्राट जो है कैसे रहते थे, कैसे अपना शासन चलाते थे। तो मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री था जो कि भारत पढ़ने के लिए आया था और घूमने के लिए भी आया था और यूनान का रहने वाला था। इन्होंने एक बुक लिखी है इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया यानी कि यूनान के थे और उनके राजा का नाम था सेल्यूकस निकेटर। उनके राजदूत थे। अभी हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, हम लोग भी राजदूत भेजते हैं अपने देश से दूसरे देश, भारतीय दूतावास, राजदूत, बस वही की बात हो रही है। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। एक मिनट, लाइन आ गया।
तो उन्होंने बता रहा है मेगास्थनीज अपनी बुक में लिखे हैं, अभी भी आपको ये सारे बुक मिल जाएंगे म्यूजियम में जाइएगा तो, ठीक है। देखिए, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा क्या निकाली जाती थी, शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। वाह, सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड थे सोने और चांदी से और अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। उनके जो बॉडीगार्ड थे वे सोने और चांदी के पूरे हार वगैरह, घड़ी वगैरह पहनते होंगे यार, अलंकृत थे, पूरे गहना गुड़िया पहनते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता और एक तोता का झुंड भी रहता था, ताकि ये लगे कि एकदम हरा भरा मौसम रहे ना, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ लगता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। जो राजा था इस तरह चारों ओर उनकी महिलाएं घिरी हुई हैं और किसी भी महिला के पास हथियार नहीं होता था, यानी कि महिलाओं के बीच में राजा रहता था। यार एक तरफ से राजाओं का सोच थोड़ा सा खराब था आजकल के ज़माने में ना, आपको भी लगता होगा यार क्या इतना महिलाओं को रखना फालतू में। चलिए कोई बात नहीं, इतिहास की बातें हैं, इतिहास गवाह है, ये सब हुआ है। तो चारों तरफ चक्कर लगाते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं के पास रहते थे, जिनके पास हथियार नहीं होता था, केवल महिलाएं पालकी लेकर दुखनी लेकर दुखते रहते थी, पंखा करते रहते थी, पंखा लेकर। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या न कर दे। राजा का हमेशा यह भय रहता था कि रास्ते में कोई डाकू लूटकर या कोई अन्य राजा हमें वार न कर दे, ठीक है। उनके खाना खाने से पहले और नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। वाह अरे वाह, क्या ठाठ बाट था। राजा कभी भी खाना खाने से पहले उसको नौकर को चखाया जाता था, शायद अगर तुमने कुछ मिला दिया भाई तो इसलिए पहले तुम चख के देखो। और किसी भी एक ही कमरे में 2 रात नहीं सोएंगे। क्यों? अगर दुश्मन को मालूम चल गया कि हम इसी कमरे में सो रहे हैं तो खतरा हो गया, तो इसीलिए अलग अलग कमरा चेंज करते होंगे। एक विशाल और खूबसूरत नगर पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना है, यह एक बहुत ही खूबसूरत नगर है। कभी जाऊंगा यार, जाना चाहिए, इतना दिन हो गया नहीं गए ना। तो एक विशाल था और बहुत ही बड़ा नगर है, खूबसूरत शहर है। एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। कितने हैं? 570 बुर्ज है और 64 गो दरवाजा है। 2 और 3 मंजिले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा था। चारों तरफ उसका बगीचा था। सोचिए मज़ा आ जाएगा ना, आजकल के जैसा मतलब MP MLA लोग जैसा रहता है एकदम ठाट बाट से, उसी तरह राजा लोग रहता होता उस ज़माने में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उसे क्यों चखते थे, तो अभी हमने बताया जी, ताकि राजा को डर होता था कि कहीं खाने में कुछ मिलावट तो नहीं है, और अगर मिलावट है, अगर डेथ होना है तो पहले नौकर का होगा यार, उसके बाद देखा जाएगा, अगर होगा तो नहीं खाएंगे, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस प्रकार भिन्न था। तो मोहनजोदड़ो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, सबसे प्रमुख शहर था मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी। और यहाँ के नगर तो जो थे सड़क के किनारे से आपका नाली गुजरता था, नाली पे ढके हुए थे, फिर नहाने का स्नानागार था, और 2500 साल पुराना था। कितना साल? 5000 साल पुराना, 1750 से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व की बात है। 2500 ईस्वी पूर्व की बात है, मतलब कि 5000 साल पुराना था मोहनजोदड़ो, ठीक है। और हमारा ये जो पढ़ रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में पाटलिपुत्र, ये हम लोग पढ़ रहे हैं 2300 ईस्वी पूर्व, मतलब कि लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा साल की पहले की बात था मोहनजोदड़ो। तो इस मुकाबले में अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो काफ़ी फेमस था यार पाटलिपुत्र के मुकाबले, अगर समय को देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन नहीं रहा सिंधु घाटी की सभ्यता, कोई बात नहीं, हम लोग अभी भी पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ उस ज़माने में भी आदमी रहता था ठाट बाट से। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे
पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधु, मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। जो जंगल में लोग रहते थे सम्राट अशोक के राज्य में, वे उनसे टैक्स नहीं लिया करते थे। क्या लिया करते थे? हाथी, हाथी हमें पकड़ के दीजिए जी, मधु दीजिए, लकड़ी दीजिए, मोम दीजिए, यही सब चीज़ें, और जंगली सामान वगैरह उन्हें दिया करते थे राजा को टैक्स के रूप में। वे कोई चावल वगैरह नहीं दिया करते थे, क्योंकि वे जंगली आदमी खुद कंदमूल खा के रहते होंगे ना। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों है भाई, ये भी जान लेते हैं। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य वंश का नहीं, पूरे भारतीय इतिहास का बोले कि सबसे महान शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अशोक जो लिखते थे भाषा, उस समय प्राकृत नाम का एक भाषा चल रहा था, जैसे हिंदी नाम का भाषा है, उसी तरह प्राकृत नाम का एक भाषा था, उसकी लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है, लिपि क्या थी? ब्राह्मी। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है, इंग्लिश का रोमन है, उसी तरह जो प्राकृत भाषा है उसकी लिपि है ब्राह्मी। और कुछ कुछ अभिलेख उनके खरोष्ठी लिपि में भी लिखे हैं। खरोष्ठी मतलब खोरठा। ठीक है, तो अशोक क्यों थे सम्राट? क्योंकि ये देखिए, पहले ऐसे सम्राट थे जो कभी भी जनता के ऊपर संदेश पहुंचाना चाहते थे तो वे पत्थरों पे लिखते थे। अभिलेख मतलब होता है पत्थर, किसी पत्थर या लोहे की चीज़ पर लिख देना और उसको चौराहे पर जहाँ पे लोग आते आना जाना करते हैं वहाँ पे गाड़ देना, ताकि लोग जब भी आए जाएं तो पढ़ें। ठीक है, तो इसे कहते हैं अभिलेख। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अब देखिए, एक अभिलेख है जो कि पत्थर या लोहे पे लिखा होगा, और कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, आज तक का सबसे भयानक युद्ध है। इतने बड़ी जनसंख्या में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को छोड़ दें जो बम गिरा था, तब अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध है। ठीक है, देख लेते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात बोला है, राजा बनने के 8 साल बाद, कितने साल बाद? 8 साल बाद कलिंग विजय की लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जब कलिंग युद्ध हुआ, सम्राट अशोक ने कलिंग का जो क्षेत्र है, सम्राट अशोक का क्षेत्र था बिहार और झारखंड वाला, ठीक है, और बाकी इधर कलिंग का जो क्षेत्र था उड़ीसा था, वह कलिंग नरेश क्या नाम था, खेरवार या कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ, कलिंग का राजा था, वो सम्राट अशोक के साथ नहीं मिल रहे थे। तब सम्राट अशोक ने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो हम तुम पे युद्ध करेंगे और तुम्हें यह राज्य छीन लेंगे, क्योंकि उस ज़माने में चलता था। तो वह भी बड़ा राज्य था यार, कलिंग मतलब उड़ीसा वाला क्षेत्र। जब युद्ध हुआ ना, तो इतने लोग मारे गए, लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए, और उस ज़माने में, आज से 2300 साल पहले। और आखिर सम्राट क्यों जीतना चाहते थे कलिंग को? तो कलिंग जो है पूरा जंगल से घिरा हुआ था, और वहाँ पे बहुत सारे खनिज थे, पत्थर थे, हाथी थे, और आने जाने का जो समुद्री रास्ता था वह कलिंग से होकर व्यापारी आना जाना करते थे, विदेशी व्यापारी। तो इस तरह से जो सम्राट अशोक चाहते थे कि अगर वह क्षेत्र हमारे हाथ में आ जाए तो हम अपने एरिया के बहुत सारी चीज़ें पर कंट्रोल पा लेंगे। ठीक है, तो लालच के भय से, मतलब भय क्या, लालच की आड़ में आकर के कलिंग का युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ ना, तो सम्राट अशोक का सीना पसीज गया और बोले कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ब्राह्मण जितने भी उस राज्य के लोग हैं सब युद्ध में भाग लेते हैं, किसी का न किसी के घर से कुछ ना कुछ लोग मरते ही थे आगे ज़माने में। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते थे तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते थे, वे भी युद्ध या तो मारे जाते थे या अपने परिजनों को खो देते थे। युद्ध में या तो मारे जाते थे या फिर अपने परिजनों को खो देते थे, यानी कि हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति युद्ध में जाता ही था। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा और अब मैं धम्म पालन करने जा रहा हूँ। मतलब कि उसके बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिए, ठीक है, और बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या क्या बोलते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि करने लगे। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर लूँ कि मेरे बाद मेरा बेटा
पोते कभी भी युद्ध न करें। सम्राट अशोक बोले कि आज के बाद मेरा बेटा या मेरे कुछ भी हो, मेरे वंशज के कोई भी युद्ध मत करना। उस अभिलेख में लिख दिया, क्योंकि इससे इतनी हानि होती है और अपना जो आत्म सेल्फ जो होता है ना, अंदर की अंतरात्मा, वह कचोटती रहती है कि मैंने इतने लोगों का खून करवाने का जिम्मा लिया, ठीक है, मेरे ही वजह से इतने बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोगों की जान गई। वो सम्राट अशोक के हृदय में बस गया। उसके बाद वे ब्रह्मचर्य ही ले लिए यार, बौद्ध धर्म को ही धारण कर ली, राजपाट सब त्याग दिए। तो एक तरफ से उनके मन में बहुत ज़्यादा हो गया था कि नहीं, मैं तो गलत काम किया हूँ, ठीक है, ग्लानि हो गया था। तो इसके बाद उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म कैसे बढ़ाया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसा परिवर्तन हुआ। तो वही परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया। वे अब राजपाट न सोचने की जगह प्रेम भाव की बातें समझने लगे, यही बोल सकते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध, देखिए कलिंग युद्ध तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था, जैसा कि अभी मैंने बताया। अभी मानचित्र देखेंगे 68 में। देखो, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराब देखकर उन्हें यह युद्ध वितृष्ण हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, ना मेरे पूर्वज को किसी को युद्ध करने का सलाह देंगे। वो उन्होंने ये भी किया था। अब यहाँ पे एक मूर्ति है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरा में मिली है। एक मौर्यकालीन यानी कि मौर्य वंश के समय स्तंभ का हिस्सा है। इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, यानी कि उस समय मूर्ति कला माने जाते थे। देखिए यह मूर्ति बनाया गया है, बिहार में था लेकिन अभी यह राष्ट्रपति भवन में है, यानी कि दिल्ली में है। अब देखिए अशोक का धम्म क्या था। देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा है कि अशोक के धम्म के बारे में लिखें या अशोक का धम्म क्या था, वर्णन करें। अशोक ने या अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती थी। अशोक ने कुल मिलाकर एक नया धर्म चलाया बोल सकते हैं, जिसमें किसी देवता को आपको पूजना नहीं है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों के अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वे अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान पालें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उनकी देखरेख करें, ठीक है। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। जो अशोक थे, सम्राट अशोक, वे बौद्ध धर्म अपना लिए थे और सम्राट बुद्ध की बातों का अनुकरण करते थे, उनकी बातों को मानते थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी थे। किसी भी धर्म के लोग हों, अशोक का धर्म मान सकते हैं। इससे कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकर के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था और इनके नौकर के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महात्म नाम के अधिकारी की नियुक्ति की थी, ताकि युद्ध ना हो सके, लोगों के बीच सही रूप से धर्म का पालन हो सके, ठीक है। युद्ध महात्म नाम की एक ये किए थे अधिकारी की नियुक्ति, एक ऑफिसर की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देता था। अब देखिए इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश यानी कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने शिलालेख तो छपाए थे, अपने बेटा बेटी को अभी भेजा था विदेश। इसके लिए संदेश के स्थानों पर शिलालेख स्तंभों को खुदाई की। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों पर पढ़ के सुनाएं, लिखे नहीं, केवल लिखना ही नहीं है, पढ़ के सुनाना भी है। और खुद पढ़ नहीं सकते तो अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका भेजा, दूत भेजे और अपने बेटा और बेटी का नाम था संघमित्रा और बेटा का नाम था, क्या नाम था जी, क्या नाम था, महेंद्र या इसी तरह का कुछ नाम था, संघमित्रा और महेंद्र ही शायद नाम था। अपना बेटा और बेटी को भेजा था विदेश, ताकि जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो। और देखिए अभी वहाँ पे बौद्ध धर्म फैला हुई है इन देशों में, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, ठीक है।
और चाइना का लगभग मैक्सिमम एरिया बौद्ध धर्म मानता है। जापान जाइए बौद्ध धर्म मानता है, नेपाल जाइए बौद्ध धर्म मानता है। तो बौद्ध धर्म एक इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा धर्म है यार, हिंदू से भी बड़ा धर्म है, मतलब कि ज़्यादा जनसंख्या में लोग उसको मानते हैं। और जन्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? स्वयं महात्मा बुद्ध पहले एक हिंदू थे, तो यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म बेटा बेटी हो गया हिंदू धर्म का या हम लोग बोल सकते हैं कि उसके पुत्र हैं ना, मतलब एक सेंस के हम लोग ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए सम्राट अशोक ने, और विश्राम करने के लिए विश्रामालय भी बनाया, स्टेशन के लिए रेस्टिंग रूम भी बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की, ताकि मनुष्य भी बीमार पड़े तो अपने देखभाल कर सकें, पशु भी बीमार पड़े तो अपनी देखभाल कर सकें। अब देखिए, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते, जब उनके बच्चों का विवाह होता, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। अशोक बोल रहे हैं कि ऐसा कर्मकांड किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं देगा। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीति को माने तो वही ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, तो आइए जान लेते हैं। अशोक बोल रहे हैं कि ऐसा आपको पूजा पाठ नहीं करना है अशोक के धर्म के अनुसार। अशोक के धर्म बोलिए ना जी, धर्म बोलिए चाहे धर्म बोलिए। तो अशोक बोल रहे हैं कि आपको पूजा पाठ नहीं करना है, ये अपने दासों और नौकर के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। बहुत ही अच्छा बात बोला अशोक ने कि आप अपने अच्छे मतलब दास नौकर के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने जूनियर के साथ अच्छा व्यवहार करें। भूख लग गया यार बड़ी जोर से, पेट दर्द करने लगा। बड़ों का आदर करना, बिल्कुल आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आपके सर मिलते हैं तो प्रणाम सर बोलिए, चाहे गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ठीक है। सभी जीवों पर दया करें, किसी भी जीव पर निर्दया नहीं कि आया आपके घर थोड़ा सा पानी पीने के लिए मार एक डांग, तो ऐसा नहीं करना है। और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना है। अगर कोई भिखारी मांगने आता है तो ये नहीं कि यार तुम्हारा बॉडी देख रहा है कितना बड़ा शरीर है, काम दाम करो। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि भाई देखिए आप काम वाम कीजिए, अभी तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन देखिए बार बार कितना दूंगा, ऐसा समझाइए, नहीं डायरेक्ट भगा मत दीजिएगा, ठीक है। तो अशोक ये बोल रहे थे। फिर बोलें कि अपने धर्म की प्रशंसा करते हुए दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं अशोक कि धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, किसी भी धर्म का आपको बुरा नहीं बोलना चाहिए कि मुस्लिम धर्म खराब है, बग हिंदू धर्म खराब है, ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म खराब नहीं होता है, कोई भी धर्म अच्छा नहीं होता है। सभी धर्म अपने आप पे महान है दोस्त, और धर्म जो है मानव के कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं। हमें लड़ना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म पे अक्सर भारत में लड़ाई होता है, और ये आम आदमी नहीं कराता है, ये लोग कराते हैं, नेता लोग, और आप लोग लड़ जाते हैं बीच में। दुनिया चलती है ये उसी के इशारे से, ठीक ना। तो लड़ना नहीं है। मैं किसी भी धर्म को, मेरे जो रूम है वहाँ पे बहुत सारे धर्म के फोटो हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध, जैन, मुख्य रूप से 5 धर्म के तो मैं अपने रूम में फ़ोटो की लगाई के रखता हूँ। इन सभी धर्मों का मैं पालन करता हूँ यार। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें अन्य धर्मों की आदर करनी चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म का ज़्यादा नुकसान कर रहा है, और वास्तव में वह अज्ञानी है, अपने धर्म को ठीक से नहीं जाना है। अगर देखा जाए ना तो किसी भी धर्म में किसी भी धर्म को हीन भाव दिखाने की बात नहीं कही गई है, ठीक है। इसीलिए हर किसी को दूसरे धर्म का विश्वास और आदर करना चाहिए, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्म आदेश आज भी हम में से एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जो उन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताओ जो आज प्रासंगिक हैं। तो संघमित्रा, और मैंने बताया क्या नाम था यार, लड़का का नाम हर बार भूल जाता हूँ, क्या नाम बताया था मैंने आपको, छोड़िए जो भी नाम बताया था एक बार देख लीजिएगा, मैं भी देख लूँगा।
अपना बेटी को भी भेज दिया था बाहर कि जाओ तुम धर्म का प्रचार करो। यार कुछ चुरा के भी नहीं खाए, फिर भी यार इतना आ रहा है इसकी। अब जान लेते हैं थोड़ा सा ब्राह्मी लिपि के बारे में। तो भारत में बहुत सारी लिपियाँ हुई हैं, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ठीक है, उर्दू है, अरबी लिपि है, गुरुमुखी है। तो आधुनिक भारत का ज़्यादातर लिपियाँ पिछले 100 वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। मैक्सिमम जो लिपि जन्म लिया है किसी से, ब्राह्मी लिपि से ये उत्पन्न हुआ है। यदि आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं। देखिए हम लोग आरंभिक की बात करते हैं तो ये हो गया आरंभिक ब्राह्मी लिपि, ये हो गया अ, और अभी हम लोग कहेंगे ये त्र है ना। देवनागरी लिपि जो हिंदी में है ये अ है, बांग्ला में ये अ है, और मलयालम ये अ है जो कि आपका केरल वगैरह में बोला जाता है, तमिलनाडु में बोला जाता है, ये अ है। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा नमूना, हम भी देख लें यार। तो एनसीईआरटी किताब पढ़ने में यही सब चीज़ें फ़ायदा है, आपको विभिन्न चीज़ों की जानकारी मिलेगी, देश दुनिया की चीज़ें, ठीक है, और कभी भी अनजान नहीं रहेंगे। अब आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चीन की दीवार के बारे में। चीन का दीवार नाम सुने हैं ना, तो अगले में हम लोग देखे भी थे कि चीन की दीवार, देखिए अन्यत्र हर बार एक आपको अलग चीज़ पढ़ने के देता है एनसीईआरटी जब भी किताब ख़त्म होता है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य उभरने से थोड़ा समय पहले 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य हुआ, और 2400 साल पहले चीन में सम्राटों ने साम्राज्य जो है चीन सम्राट, चीन के राजा लोग दीवार निर्माण कर दिया ताकि लोग हमला ना कर सके चीन पे। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा पशुपालक लोगों के साथ रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। बाप रे, कितना साल तक काम चला? 2000 साल तक दीवार बनने का काम चलता रहा। जरूर जाऊंगा दोस्त चीन का दीवार यार। चांदनी चौक टू चाइना देखे हैं ना, नहीं देखे तो देख लीजिए, चांदनी चौक टू चाइना, वहीं पे बताया गया है चीन की दीवार के बारे में। तो दीवार का कार्य 2000 साल तक चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी उत्तरी सीमा, चार्जर वहीं पे होगा, इसकी उत्तरी सीमा जो है ऊपर, सॉरी चला गया, मेरा भाई था यार। तो बना था किस लिए? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो चीन की दीवार को बनाया गया था अन्य राजाएं ताकि हमला ना कर सके चीन पे, इसलिए चीन की दीवार बनाया गया। देख लीजिए इमेज यार, बहुत ही 2000 साल तक बना है, लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी जो सतह है सड़क जैसी चौड़ी है, यहाँ पे आप 4 व्हीलर चला सकते हैं, इतनी बड़ी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर लगभग 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर मतलब निगरानी करने के लिए बुर्ज बनाए गए हैं, मतलब कि घर बनाए गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे है, फिर एक ऊपर में है, ठीक है। तो इस तरह के बुर्ज बनाए गए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? सम्राट अशोक के डर से ही, अगर देखा जाए तो वास्तव में सम्राट अशोक के डर से ही, ताकि सम्राट अशोक चीन पे ना हमला कर दें और चीन को ना हथिया लें, इसलिए चीनी लोग थोड़ा सा बुद्धिमान होता है, और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है यार, इसीलिए उन लोग दीवार का निर्माण कर दिया। और आज भी देखिए चाइना जो है ना यूएसए के टक्कर के बराबर है, लेकिन भले वह सिद्ध नहीं करता है, लोगों को दिखाता नहीं है, लेकिन वह अभी भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं तो उपयोगी शब्द के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। उपयोगी शब्द साम्राज्य, साम्राज्य का मतलब होता है राज्य से बहुत बड़ा क्षेत्र, और कई राज्य इसमें जुड़े होते हैं। राजधानी, राज्य का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नगर, मतलब कि राजधानी मतलब जानते हैं अधिक का अधिक आबादी वाला क्षेत्र, अधिक का अधिक शहर वाला क्षेत्र, जहाँ पे राज्य के सभी आधिकारिक काम होते हैं। अधिकारी मतलब ऑफिसर होता है जो राज्य के ऑफिशियल वर्क काम करते हैं, और यह राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संदेशवाहक जो संदेश यानी कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक लाते हैं, आज की भाषा में पोस्टमैन। प्रांत मतलब होता है क्या? प्रांत मतलब होता है राज्य।
ठीक है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश प्रांत, मतलब पाकिस्तान में तो आज भी बोला जाता है सिंध प्रांत। पाकिस्तान में कुल 8 राज्य हैं, मालूम है आप लोग को? पाकिस्तान जो देश है वहाँ पे केवल 8 ही राज्य हैं, और हमारे भारत में देखिए 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। फिर भी हम लोग के साथ यार क्या दुश्मनी है, बार बार आ जाता है लड़ने के लिए। देखिए पाकिस्तान के लोग भी यार बुरे नहीं हैं, जो मीडिया है ना और हमारे लोग के नेता, वे देख देख के लड़ा देते हैं। आखिर वे भी इंसान हैं, लेकिन लड़ाने का जो काम है ये मुख्य रूप से यही लोग करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई जानबूझ के अपना जान गंवाना नहीं चाहता है। सैनिक लोग क्यों किसी को मारेगा, वास्तव में वही लोग कार्य करते हैं। तो दोस्तों अपने आप को थोड़ा सा बुद्धिमान कीजिए इन सब क्षेत्रों में। देखिए तुम कलिंग में रहते हो, मान लो कि तुम कलिंग में यानी कि उड़ीसा में रहते हो, और तुम्हारे माँ बाप युद्ध में काफ़ी युद्ध माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेश वाहक के बीच बातचीत कैसे करेंगे? तो क्या बोलिएगा? ऐसा तो सबसे पहले तो गाली देगा कि यार एक बार तो पहले तो युद्ध कराते हैं, उसके बाद आप धर्म का प्रचार करने आते हैं। लेकिन बाद में लोग भी मान लेंगे धर्म को, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग एंड आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताइएगा। एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि मौर्य सम्राट जो सम्राट अशोक थे, चलिए अंत में क्वेश्चन दूंगा, कलिंग का युद्ध कब हुआ था बताइएगा कमेंट में। अब हम लोग आंसर कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाइए। तो बता दीजिए पशुपालक, ठीक है, पशुपालक, व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, किसान हो गए। इसी तरह अगला रिक्त स्थान को भरें। जहाँ पर सम्राट का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी वसूलते थे। क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे। अधिकारी कर वसूलते थे यानी कि टैक्स वसूलते थे, लगान भी आप लोग लिख सकते हैं। ख नंबर है राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था। तो यहाँ पे किस रूप में भेजा जाता था? राजकुमार को गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, या फिर राज्यपाल हम लोग बोल सकते हैं, राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, तो ग नंबर है कि मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। मौर्य शासन आवागमन के लिए नदी, ठीक है, और जंगलों पर विशेष रूप से नियंत्रण कंट्रोल रखते थे, ताकि आने जाने के लिए कभी भी हमें दिक्कत ना उठाना पड़े, ठीक है। तो नदी और जंगल यहाँ पे भर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कोई इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मार्ग थे यार। तो आइए देखते हैं घ नंबर। क्वेश्चन नंबर घ हमारा है कि प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे। तो प्रदेश में जो रहने वाले लोग थे तो मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे? तो दिया करते थे जी, टैक्स दिया करते थे, ठीक है। और जंगल में रहने वाले लोग वे जंगली हाथी और बहुत सारी चीज़ें दिया करते थे, जंगली से जुड़ी चीज़ें, मधु हो गया आपका, और पेय पदार्थ, लकड़ी हो गया, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई? तो 2300 ईस्वी पूर्व हुई। और चीन की दीवार कब बनी? तो 2400 साल पहले बनी थी, उसको भी लिख लीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता लिख लीजिए 1750 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन, यहाँ पे बताना है सही है या गलत है, ठीक है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था? नहीं, उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था आपका तक्षशिला। उज्जैन तो बीच बीच में है ना, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये तो आवागमन के मार्ग पर नहीं था, तक्षशिला था। अब आइए देखते हैं, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, बिल्कुल सही है। ग नंबर है चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, बिल्कुल ये भी सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं? नहीं, चंद्रगुप्त के विचार गलत है। चंद्रगुप्त के विचार नहीं, चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग नंबर गलत हो जाएगा, चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, चंद्रगुप्त के नहीं। घ नंबर है
कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था? नहीं, ये गलत है। कलिंग जो है ओडिशा का प्राचीन नाम था। अगला नंबर है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये सही है। ठीक है, एंड जितने भी हैं क्वेश्चन आप लोग हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग क्लास 6 में केवल पढ़ते हैं सरसरी निगाह से। अभी आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाना होगा, केवल चीज़ों को हो सके हाँ तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे पॉइंट डाउन करना होगा तो पॉइंट डाउन कर लें, नोट डाउन, लेकिन बड़ा बड़ा नोट्स अभी नहीं लिखना होगा। ठीक है, केवल अभी बेस बनाना है। क्लास 7 से हम लोग नोट्स बनाना शुरू करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके साथ ही आप क्लास 8 से लेकर के मतलब 6 टू PhD तक के जितने भी कोर्सेस होते हैं, क्लास 12th 10th B.Ed DLED सारे के BA MA BCom जितने भी होते हैं कोर्सेस ना, BA BCom BSc MA MCom MSc B.Ed DLED CTED नेट JRF PhD ताकि सभी के क्वेश्चन पेपर एंड स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिए जाते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें। सच बता रहा हूँ, आपको इस चैनल में ज्ञान सागर में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। एकेडमिक कोर्सेस स्पेशली यहाँ पे हम लोग एजुकेशन से बातें करते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपने वीडियो को इतना देर से सुना, हमारी बातों को ध्यान से देखा यार, थैंक यू। तो रोशनी जी को भी धन्यवाद, इनके प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा कि उसने सोचा कि आखिर यहाँ शेर क्यों बने थे। तो शेर इसलिए बने थे क्योंकि सम्राट अशोक जो हैं अपने अभिलेखों को दिखा दिखा कर लोगों को प्रचार फैलाते थे। क्या प्रचार फैलाते थे? ये कि सूचना देना है। ठीक है, तो इनको जवाब मिल गया, सम्राट अशोक ने लगाए थे प्रचार के लिए।